सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका प्री बोर्ड होने वाला है, जो आपका 16 दिसंबर 2024 को मतलब अर्थात कल को साइंस का जो प्री बोर्ड होने वाला है उसका हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो पे। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ये इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरह भी क्वेश्चन रहेगा आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में है, एग्जाम में फाइनल एग्जाम और प्री बोर्ड दोनों में भिड़ने की प्रबल संभावना है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन जो भी रहेगा अपने से भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। साइंस का होगा, ठीक है। यह आने का संभावना है और ये पार्ट मतलब सेट 1 होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? सेट 1 होने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग दाढ़ी बनाने, क्या बोल रहे हैं? दाढ़ी बनाने या दाढ़ी बनाने का और एक नाम है हजामत। हजामत, दाढ़ी बनाना या फिर हजामत में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाना जो होता है ना, इसी को हजामत भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि हजामत करने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाना और हजामत दोनों में क्या इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए देख सकते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता तिर्य्या के बीच संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या हो रहा है? फोकस दूरी को किससे सिंबलाइज किया जाता है? स्मॉल एफ से, ठीक है। और वक्रता तिर्य्या को आर से, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए, तो इसका देखिए ऑप्शन है आर इक्वल टू एफ बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू, आर इक्वल टू एफ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है? फोकस दूरी एवं वक्रता, क्या बोल रहा है? फोकस दूरी एवं वक्रता तिर्य्या के बीच संबंध। तो देखिए हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f, ये कोई है ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए और एक होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। देखो तो ये दिख रहा है, ये जो है आपको दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आर इक्वल टू 2f होता है, मतलब वक्रता तिर्य्या फोकस दूरी के दुगना होता है और फोकस दूरी वक्रता तिर्य्या के आधा होता है। ये समझ में आ गया। चलिए देख सकते हैं आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते बोला जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? मतलब प्रकाश का अपवर्तन मतलब देखिए हम लोग प्रकाश क्या होता है? एक दिशा से, देखिए ये हो गया कोई परावर्तक सतह हो गया। इसमें क्या होता है? जब कोई प्रकाश मतलब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराता है तो कौन सा भौतिक राशि जो होता है मतलब परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। तो आवर्ती, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो अपरिवर्तित जो होता है ना, ये आवर्ती रहता है। आवर्ती जो है ना, जैसा है वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। परंतु वेग, अगर देखिए ये आपतित किरण जो आया प्रकाश का किरण, उसका वेग अलग होगा और जो परावर्तित किरण है उसका वेग अलग हो सकता है। तरंगदैर्घ्य का भी मान अलग अलग होगा, ठीक है, बदल जाता है मतलब ये सब, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख सकते आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता होगी, देखिए हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ये क्या होता है? P मतलब होता है पावर, ठीक है। चलिए P इक्वल टू 1/f है,
हम लोग को पी निकालना है। पी मतलब होता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को ही हम लोग पी से पी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एफ कितना एक है, तो 1/1 हो गया। अब दोनों को काट देंगे, 1 से 1 काट देंगे, कितना हो गया 1। पी इक्वल कितना हो गया 1 हो गया 1d। डी को जो है लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डी से मतलब इसको डिनोट किया जाता है। अब माइनस होगा या फिर प्लस, यहाँ में 2 गो है, माइनस या फिर प्लस। देखिए ये क्या होगा प्लस होगा, बिकॉज क्यों, उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस का जो ये होता है फोकस दूरी, ये क्या सॉरी उत्तल लेंस का जो डायप्टर होता है मतलब लेंस की क्षमता होता है, ये क्या होता है प्लस होता है। तो इसीलिए 1 + 1d हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अवतल लेंस का फोकस दूरी बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए अवतल लेंस का जो फोकस दूरी आपको ज्ञात करे बोल रहा है, तो देखिए लेंस की क्षमता मतलब P दे दिया है आपका 4D, तो हम लोग P = लिखते हैं 1/f, P = लिखते हैं 1/f, तो हम लोग लिख सकते हैं F = 1/p, लिख सकते हैं कि 1/p, तो F = 1/p लिखे, F = 1/p, P दे दिया है। अच्छा तो F = हो जाएगा 1/4, 4 को 1 से भाग देंगे, पॉइंट आ जाएगा 10 हो गया, 2 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 5 कट के, ठीक है। तो कितना होगा 0.25 समथिंग, ठीक है। कितना आया F = आया 0.25। अब देखो ये क्या दिया गया, ये आ गया हम लोग का मीटर में, क्या आ गया मीटर। इसको सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग कितना करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। देख सकते हैं आपका छठा क्वेश्चन बोला जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन ये हो गया मानो कोई ये हो गया वाहन का लाइट, ये क्या हो गया लाइट हो गया, ठीक है। ये अग्रदीप मतलब ये क्या लाइट हो गया लाइट। तो इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण होगा, यहाँ पर भी समतल दर्पण, इनमें से, ठीक है। तो वाहनों के अग्रदीपों में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बता देते हैं अवतल दर्पण और कहाँ होता है, वाहनों के अग्रदीपों में होता है। मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कभी में, ठीक है। वाहनों के अग्रदीपों में होता है, सर्च लाइट के रूप में होता है, टॉर्च में होता है, उसके बाद आपका होता है उसके बाद दंत चिकित्सक भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसके सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए ये सब जो 6 को बोले ना, ये 6 का किसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण देखिए जैसे कि जो गाड़ी होता है, वाहन होता है, वाहन का जो पृष्ठ दृश्य जो हम लोग मिरर होता है, मिरर से हम लोग जो पीछे का दृश्य देखते हैं, वो उसमें क्या होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप फट से बोल देंगे, ठीक है। तो किस वाहनों के मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पर तो कॉर्निया है नहीं, आप लोग डरिए मत, कॉर्निया को ही क्या कहते हैं हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दृष्टिपटल। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दृष्टिपटल में बनता है। चलिए देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना है। दूरबिंदु बोलेगा तो कितना हो जाएगा अनंत, और निकट बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मतलब नेत्र हमारा ये हमारा नेत्र हो गया, ठीक है, ये हमारा नेत्र हो गया, ठीक है। इसमें जो प्रकाश जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है प्रकाश जा रहा है, तो इसमें प्रकाश जाने वाले जो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल, परिचारिका, ऑप्शन डी है पुतली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुतली। पुतली ही जो नियंत्रित करता है नेत्र प्रकाश, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है।
10 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में देखो, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वास्तविक उल्टा वास्तविक जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या अवतल दर्पण मतलब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो जाए, उसमें लेंस कौन सा लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। 1 किलोवाट किसकी इकाई है, शक्ति की, ऊर्जा का, बल का, विद्युत धारा का। तो 1 किलोवाट किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, देखिए ऊर्जा का जो मात्रक है यही होता है 1 किलोवाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन है, 1 किलोवाट। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको बोला जा रहा है कूलाम किसका ऐसा मात्रक है। कूलाम किसका ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का। तो कूलाम किसका ऐसा मात्रक है, तो कूलाम है विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है, सी से। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि 1C इक्वल टू कितना होता है, 1C इक्वल टू कितना होता है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित होता है। विद्युत मोटर हटा दिया इस बार। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा, 13 का हाँ, तो क्या हो जाएगा 13 का जो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए क्या हो रहा है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या क्यों, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक जो एकल, ये क्या अभिकारक है, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या अगर उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का हम लोग डिफिनेशन में पढ़ लिए। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस होगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन जो है ना, इसमें क्या होता है, पहले ये हाइड्रोजन अकेले था, उसके बाद इधर आके क्या ऑक्सीजन जुड़ गया, जल बन गया। तो ये क्या हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए उपचयन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, H2 का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हो कि बोला जा रहा है 16 नंबर, दिए गए चित्र में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर एक है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है लोहे का किल का सूत्र होता है Fe। दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अभिक्रिया कराए तो FeSO4 प्लस Cu। तो क्या हो जाए, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्योंकि देखो एक क्या है, एक यौगिक है और एक तत्व है। विस्थापन अभिक्रिया का जो डिफरेंशियल क्या होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के दूसरा तत्व के यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका 7वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, लिटमस पत्र, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है तो गलत क्या है। ठीक है, तो कौन सा प्राकृतिक सूचक कौन है, लिटमस पत्र। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते बोला जा रहा है आपका, किसी विलियन यहाँ पर ना नहीं होगा। ठीक है, किसी विलियन का pH मान 10 है, वह निम्न में से क्या होगा। देखिए 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा तो वैसे उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अम्ल जिसका pH मान 7 से कम होगा तो वो अम्ल हो जाएगा। तो ये इसका जो 7 से अधिक है, इसलिए इसका डी हो जाएगा आंसर, क्षार। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है,
आप इसे थोड़ा देखिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, अम्ल यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। तो हमारा हाथ क्या हो रहा है, जल जा रहा है, देख सकते हाथ तो क्या हो रहा है, जल जा रहा है, मतलब ये हो रहा है, खराब हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, अम्ल से हाथ धोके तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले पदार्थ का चेतावनी चिन्ह। ये क्या होता है, अम्ल क्या हो रहा है, सांद्र तथा क्षारक वाले क्या बोल रहा है, क्षारक वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते तो बोला जा रहा है आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल फिर से दे दिया है, और लैक्टिक अम्ल। देखिए तो इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, धातु नहीं सॉरी अधातु है, अधातु बोलेगा तो अधातु कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन, और धातु बोलेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर, अगर धातु बोलता है तो धातु हो जाएगा पारा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते तो बोला जा रहा है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अपने अग्निशामक जो मॉल में जो आप कई बड़े बड़े स्कूल में जो लगा होता है ना, आप सोचते होंगे क्या है, ठीक है। मतलब जो बड़ा बड़ा ऐसा ये रहता नहीं है डिब्बा के जैसा, जिसमें चेतावनी चिन्ह दिया होता है, ठीक है। तो उसका मतलब वो किससे बना होता है, ठीक है। तो किससे बना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर बाइकार्बोनेट भी होता है, और क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों, मतलब उसकी बाइकार्बोनेट का ही दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख सकते हैं आपका बोला जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करें, हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे बना भी सकते हैं, मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। अब इसे बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। तो परमाणु संख्या आवर्त सारणी किस, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या में आधुनिक आवर्त सारणी बना हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए तो अभिक्रियाशील जो धातु होता है उसको हम लोग बता देते हैं, क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद है आपका कैल्शियम, उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जेडन, पीबी, ये सब होता है। मतलब उसका जो देखे ट्रिक बता देते क्या होता है ट्रिक, कटरीना कार मांगे ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर और डी पुरानी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा तो अभिक्रियाशील जो तत्व है उसको सभी को याद रह जाएगा, ठीक है। तो कटरीना सबसे आगे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम। तो क्या है, कैसे पोटेशियम होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो तत्व या फिर यौगिक को क्या कहते हैं। देखिए तो पृथ्वी के जो भूपट्टी पर होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिक क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो खनिज होता है ना, इसी का खनिज को ही क्या कहता है, परिभाषा होता है, क्या पृथ्वी की भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिक को खनिज कहते हैं। ये आपका क्या होता है, डिफिनेशन होता है, ठीक है, खनिज का, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो बोला जा रहा है आपका 26 प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। देखिए प्रोपेनॉल, नॉल जो है ना, ये क्या हो जाएगा, तो अल्कोहल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल। 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, कार्बन
क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नहीं निकलता है, जल टूटता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये भी ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण में। हम तब ना ऑक्सीजन हम लोग पेड़ पौधे से लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पेड़ पौधे में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, उन लोग क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लेता है, ठीक है। इसलिए ये सब हो जाएगा, सही है ये सब, बट ये जो सी है ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर है नहीं है पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम फ्लोएम से खाद्य पदार्थ, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। देखिए फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ का दिशा होता है किस दिशा में, केवल ऊपर की और केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो होता है ना ये भोजन का वहन करता है, ठीक है, और जैलम क्या करता है, जल का वहन करता है, और फ्लोएम भोजन का वहन करता है, ठीक है, भोजन का वहन करता है कौन, फ्लोएम। तो भोजन को क्या करेगा, ऊपर की ओर की जो पत्तियां होता है उसको भी चाहिए होगा, पत्ती जो होता है सभी को चाहिए होगा, जो जड़ है उसको भी भोजन चाहिए होगा, तब ना जड़ ग्रोथ करेगा, ठीक है, तब ना वृद्धि करेगा। तो इसलिए क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर चाहिए, ठीक है। चलिए देख सकते हो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, वृक्क की संरचना एवं संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, वृक्कन क्या कहा जाता है, वृक्क वृक्कनक वृक्कनक कहा जाता है, ठीक है। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, वृक्कानक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सभी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आप सही मान सकते हैं, ठीक है। वृक्कक लिखा गलत है, ठीक है, वृक्कक लिख किया है, ठीक है। चलिए देख सकते हो आपका 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी। तो फल को जो पकाता है कौन करता है, तो एथिलीन क्या हो जाएगा, एथिलीन, ठीक है। चलिए देख सकते हो आपका बोला जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन किसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं, 30 तो क्वेश्चन आएगा, बट तो हम लोग 40 क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि आपका क्या हो जाए, इससे रिविजन बनता रहेगा, आपका क्या हो जाएगा, इससे जो है ना आपका मतलब आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है, पढ़ाई में। आप क्वेश्चन सक रहे हो कि नहीं वो पता चलेगा। तो एस्ट्रोजन किस में स्रावित होता है, ठीक है, तो अंडाशय में स्राव होता है। एस्ट्रोजन किस में होता है, तो महिला में क्या होता है, महिला में, ठीक है, महिला में एस्ट्रोजन स्रावित होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर एक यहाँ पर मुकुलन हो रहा है, ठीक है, ये मुकुलन की सहायता से वृद्धि कर रहा है, ये मुकुलन का चित्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है ना ये असंजात अंग होगा, ठीक है, समझात अंग नहीं होगा, असमझात अंग, समझात अंग तो गलत लिख दिया, ठीक है, डी हो जाएगा असमझात अंग। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो मटर का जो पौधा होता है किस पौधा का चुना था, तो मटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादक है। उत्पादक जो मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी का निर्माण कहाँ होता है, तो प्रथम पोषी स्तर में शाकाहारी प्रथम पोषी स्तर होता है। ओजोन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेदारी, ओजोन परत का अपक्षय किस में होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, तो निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए
जीव मात्र क्या हो रहा है, जीव मात्र, जीव मतलब होता है जो जीव जंतु से बना। तो लकड़ी क्या है, मतलब जीवित जो जंतु है, जीवित पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा से बना होता है, ये क्या होता है, जीव हो जाएगा। गोबर गैस ये भी हो जाएगा और कोयला भी हो जाएगा, बट ये नाभिक की ऊर्जा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट देख सकते हो, आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पावर की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर